वेलकम बैक, दिस इज टुडेज विच एंड आई एम योर तन्वी मैम। तो आज हम लोग एसे नंबर 124 पीरियोडिकल एसेज, जो कि स्पेक्टेटर क्लब का जो हमारा कलेक्शन है उसके अंदर ही एक ऐसे आया था, इसका हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं आज। एज आई टोल्ड यू बिफोर, पार्ट 1 में जो जोसेफ एडिसन होते हैं वो सटायर करते हैं वॉल्यूमिनस बुक्स जो होती हैं उनके ऊपर, बट पार्ट 2 में वो क्या करेंगे, वो पार्ट 2 में बताएंगे और पॉइंट्स बताएंगे और अपने और थॉट्स बताएंगे, किसको लेकर के, सिंगल पीस पेपर को लेकर के और वॉल्यूमिनस बुक को लेकर के, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में वो सिंगल पेपर्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे और ये बताएंगे कहीं ना कहीं कि उन पेपर्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है। क्लियर? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हाँ, वन मोर थिंग, पार्ट 2 जैसे मैंने बताया ना कि पार्ट 1 एक की अपनी एक अलग वो है, वो कुछ बता रहा है, पार्ट 2 मैंने बताया कि पार्ट 2 में उन्होंने क्या बताया, ऐसे ही पार्ट 3 और पार्ट 4 में वो डिफरेंट चीजें दिखाते हैं। पार्ट 4 अल्टीमेटली इज द कंक्लूजन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द ऑर्डिनरी राइटर्स ऑफ मोरालिटी prescribe to their readers after the Galenic way. Their medicines are made up in large quantities. अब जो वो ये कह रहे हैं कि जो मोरालिटी ऑर्डिनरी राइटर्स होते हैं मोरालिटी के, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? मोरालिटी के मतलब ये थोड़ा ना है कि अगर कोई चीज शॉर्ट में लिखी है तो उसमें कोई मॉरल ही नहीं होगा, राइट? बट नहीं, ऐसा नहीं है। जनरली क्या होता था, जब आप ओल्ड उसमें जाओगे ना तो आप देखोगे ओल्ड टेस्टामेंट्स जो हैं या जो बुक्स हैं उनको देखोगे तो वो बहुत बड़े होते थे एंड जनरली जो मोरालिटी बेस्ड होते थे। अगेन, मोरालिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर हम ग्रीक और रोमन उन सारी बात करें तो हम वहां नहीं जाएंगे, तो मोरालिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जो मोरालिटी के ऊपर लिखते थे, मोरालिटी बेस्ड राइटिंग करते थे, उनके जो राइटअप्स होते थे ना वो बहुत बड़े बड़े होते थे। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि जो मोरालिटी के ऊपर लिखते थे, ठीक है, जो अपने रीडर्स को मोरालिटी क्या है वो बताना चाहते थे, वो क्या करते थे, उनका जो लिखने का तरीका था वो गैलेनिक वे था। नाउ व्हाट इज गैलेनिक वे? गैलेनिक वे मेडिसिन बनाने का एक तरीका हुआ करता था पुराने टाइम पे। डिटेल्स आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, क्लियर? और ये जो मेडिसिन थी ना, ये प्रॉपर एक प्रोसेस से बनाई जाती थी, ये टाइम लेती थी और बहुत ज्यादा बनाई जाती थी एक बार में। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि जो पुराने राइटर्स हैं या जो राइटर्स हैं, पुराने इन द सेंस जो उनके कंटेम्प्रेरीज हैं, जो वॉल्यूमिनस राइटिंग पे प्रेफर करते हैं, वो बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं सब चीज, ठीक है, बहुत लंबा लंबा लिखते हैं सब चीज, बल्क में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है ना लार्ज क्वांटिटीज, उससे बल्क से मतलब है कि वो बल्क में लिखते हैं, अपनी बातों को घुमा घुमा करके लिखते हैं। एंड ऐसे राइटर मस्ट प्रैक्टिस इन द केमिकल मेथड। लेकिन उसी जगह पे जो ऐसे राइटर है कंपैरिजन कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली बात है वो कैरेक्टरिस्टिक अच्छी तरीके से कंपैरिजन करके ही बता पाएंगे ना, राइट? अगर वो डिसएडवांटेज नहीं बताएंगे वॉल्यूमिनस राइटअप के, तो वो एडवांटेज और क्लियरली नहीं दिखा पाएंगे, किसके? सिंगल पीस ऑफ पेपर के, राइट? सो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं अब कि जो ऐसे राइटर हैं, उसी जगह पे जो ऐसे राइटर हैं वो क्या करते हैं, वो केमिकल मेथड प्रेफर करते हैं। केमिकल मेथड क्यों लिखा? जैसे बहुत छोटा सा पॉइंट बताऊंगी, जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो केमिस्ट्री लैब में, तो क्या आपको पूरा एसिड उड़ेलने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं ना, आप ड्रॉप ऑफ एसिड्स डालते हो ना, राइट? सो यहाँ पे छोटी छोटी ड्रॉप्स डालते हो आप, तो वो एक साथ तो डालते नहीं हो। यहाँ पे यही मतलब है उनका। लेट्स सी वो आगे क्या कहते हैं। एंड गिव द वर्च्यू ऑफ अ फुल ड्रॉट इन अ फ्यू ड्रॉप। देखो वही कह रहे हैं वो कि जो पूरे उसका एक एसेंस है, जो पूरा एसेंस है वो किस में दे देते हैं? छोटी सी ड्रॉप में दे देते हैं। यानी कि जो ऐसे राइटर्स होते हैं उनको अगर कुछ कहना भी होता है या मॉरल ही सिखाना होता है अपने रीडर्स को, या कोई इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, तो वो उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं कहते हैं, वो उसको छोटे से में कह करके खत्म कर देते हैं। रीडर्स को समझ में भी आ जाता है और उनका वर्क भी हो जाता है। यहाँ पे एक है वर्ड है ड्रॉट, इसको अंडरलाइन करो। ये जो ड्रॉट वर्ड है यहाँ पे, ये सूखेपन से नहीं है। एक्चुअली ड्रॉट का एक मतलब क्या होता है? बियर सर्व फ्रॉम अ लार्ज कंटेनर रादर देन इन अ बॉटल, ठीक है। वो बियर जो बॉटल से ना सर्व करके सीधे बड़े से कंटेनर या कह लो जार, बड़े से जार से सर्व की जा रही हो, ठीक है। तो अगर हम उस वे में देखें तो क्या कह रहे हैं वो कि जो
मजा, जो एक मजा कंटेनर भर के बियर देखने में और उसको पीने में आता है, वो मजा वो छोटे से एक राइट अप में दे देते हैं, छोटी सी एक बॉटल भी दे सकती है, ठीक है। वो बेसिकली उन्होंने बियर के कंटेनर से कनेक्ट किया है, क्योंकि उस टाइम पे वाइन बहुत ज्यादा पीते थे ना लोग, तो इसलिए। क्लियर? Were all books reduced thus to their coincidence, many a bulky author would make his appearance in a penny paper. There would be scarce such a thing in nature as folio. Okay, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जो बल्कि राइटअप्स हैं, अगर उनका हम कोइंसिडेंस मतलब होता है किसी चीज का निचोड़, परफेक्ट पिक्चर, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर उनका हम निचोड़ निकाल लें तो जितने भी बल्कि ऑथर्स हैं ना, वो सब भी किस में अपीयर होने लगेंगे, एक पेनी पेपर में, ठीक है। अगर वो जो बात कहना चाह रहे हैं, जो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हैं, अगर हम उनका निचोड़ निकाल लें तो वो भी कुछ पेपर्स में ही सिमट जाएंगे। आगे वो क्या लिखते हैं, देयर वुड बी, और फिर उसके बाद क्या होगा, देयर वुड बी स्कार्स सच अ थिंग इन नेचर एज फोलियो। और स्कार्स का मतलब होता है हार्ड टू फाइंड। फोलियो, फोलियो आपको दिख रहा होगा, ऐसा दिखता है फोलियो। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर वो सब भी पेनी पेपर में आ गए, सिंगल पीस ऑफ पेपर में आ गए, एक दो पेपर में सिमट गए, तो फोलियो जैसी जो चीज है वो शायद नेचर से गायब ही हो जाए, वो हो ही ना नेचर में। द वर्क्स ऑफ एन एज वुड बी कंटेन्ड ऑन अ फ्यू शेल्व्स, नॉट टू मेंशन मिलियंस ऑफ वॉल्यूम्स दैट वुड बी अटरली एनिहिलेटेड। ओके, अटरली मतलब टोटली, और एनिहिलेटेड का मतलब भी होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। क्लियर? तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप या इसके अगर इसका कोई आंसर है तो वहां पे भी कोट कर सकते हो, या आप अपने किसी और आंसर पे भी कोट कर सकते हो। बहुत अच्छी लाइन है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब जैसे कैंटरबरी टेल्स ले लो, जॉफरी चौसर का वन ऑफ द प्रोमिनेंट वर्क में से एक है। बट मुझे ये बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने कैंटरबरी टेल्स को पूरा पढ़ा होगा? हार्डली कुछ लोग होंगे। मैं कहती हूँ 1-2% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कैंटरबरी टेल्स को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा, वरना हमें जो उसका प्रोलॉग की स्टार्टिंग की 100 लाइंस हैं वही पढ़ने में हमारी मौत आती है, राइट? इन अ सेंस कि वही हम ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, उसको भी पढ़ने में हमें वक्त लगता है। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि जो वर्क्स है ना एजेस के, जैसे जॉफरी चौसर की अपनी पर्टिकुलर एज थी, तो उस एज के कुछ वर्क्स ही हैं जो कुछ जगह रह गए हैं, राइट? तो यहाँ पे जो फ्यू शेल्फ्स है बेसिकली वो यही दिखा रहा है कि जितने वर्क एक पर्टिकुलर एज में लिखे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे ही आगे जाएं। आगे वो रीजन कहते हैं, नॉट टू मेंशन मिलियंस ऑफ वॉल्यूम्स दैट वुड बी अटरली एनिहिलेटेड। वही चीज कि जरूरी नहीं है कि हर वर्क आगे जाए, कुछ वर्क होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किसी के कुछ पन्ने गुम हो गए, किसी के कुछ पन्ने मिले। आपने देखा होगा कि ज्योग्राफिकल रिसर्च जब भी होती है तो ये होता है कि पुराण में से ये एक पन्ना मिला है बट इसकी पूरी बुक नहीं है, तो वो क्या है, वो बेसिकली वो एक पेज की तो फिर वैल्यू रहती है ना, पूरी बुक की तो वैल्यू रहती नहीं है। यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि आगे ना जब फर्दर जब आगे की जनरेशन आएगी, आगे की जो एज आएगी, वो पिछली एजेस के कुछ पन्ने ही बचेंगे उसमें, उस एज, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एज में पूरी बुक्स नहीं बचेंगी, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो ना चाहते हुए भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्लियरली? तो ये लाइन काफी अच्छी लगी थी मुझे, तो मैंने सोचा पढ़ा दूं अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे वो बोल रहे हैं, आई कैन नॉट थिंक दैट द डिफिकल्टी ऑफ फर्निशिंग आउट सेपरेट पेपर्स ऑफ दिस नेचर हैज हिंडर्ड ऑथर्स from communicating their thoughts to the world after such a manner। अब वो क्या बोले, वो कह रहे हैं कि I cannot think, मैं ये सोच नहीं सकता कि ये जो सेपरेट पेपर हैं इस नेचर के, इनसे डिफिकल्टी होती है, ठीक है, ये डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं और ऑथर्स के लिए एज एन ऑब्स्टिकल वर्क करते हैं अपने थॉट्स को रीडर्स को कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ पे बल्कि ऑथर्स की बात हो रही है, और यहाँ पे जो लिखा है ना हिंडर्ड, हिंडर्ड का मतलब होता है टू मेक इट मोर डिफिकल्ट टू डू समथिंग, ठीक है। तो अब देखो एक पॉइंट ये भी है कि जो बल्कि राइटर्स हैं उनकी क्या आदत है, उनकी आदत है अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहने की। तो अगर उनसे कह दिया जाए कि आप एक पेज में अपने थॉट को रखो तो उन्हें डिफिकल्टी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बताऊं, अगर तो जब मैं BA 3rd ईयर में थी और जब मैं ऑनलाइन क्लास ले रही थी सर से,
तो मुझे स्पेशली सर ने एक पर्टिकुलर टाइम दिया था कि तुम्हें अपना लेक्चर इसी टाइम में देना है। रीजन बीइंग मैं टाइम बाउंडेशन को जानती ही नहीं थी, मैं बोलती ही चली जाती थी, मतलब मैं अपना लेक्चर देती ही चली जाती थी। बट दिस इज ऑल्सो नॉट गुड ना, आपको टाइम के अंदर भी बोलना आना चाहिए, राइट? बिकॉज स्पीच कॉम्पिटिशन वगैरह में वैसे ही होता है। एज सेम गोज हेयर, वो यही कह रहे हैं कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि ये जो सिंगल पेपर है नेचर के डिफिकल्टी होती है, बल्कि ऑथर्स को ये डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं और उनको ऑब्स्टिकल लगता है अपने थॉट्स रीडर्स तक पहुंचाने में, इसका यूज करके, यानी सिंगल पेज पे लिख करके। दो आई मस्ट कन्फेस I am amazed that the press should be only made use of in this way by news writers and zealots of parties. Okay, तो पहले हम समझते हैं zealots का मतलब। zealots का मतलब होता है, zealot का मतलब होता है basically a person who is very enthusiastic and has strong belief, especially in religion and politics. उसको हम zealot बोलते हैं। तो पार्टीज की बात हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे रिलीजियस नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो वो ये कह रहे हैं जोसेफ एडिसन की, लेकिन मैं उसी जगह पे अमेज्ड हूं ये जान करके कि जो प्रेस है, प्रेस यानी प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, वो वाला प्रेस नहीं, प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है, कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो इन सिंगल पेपर्स का यूज कब करते हैं, जब उनको कोई न्यूज राइटर्स अपना राइटअप देके जाता है। क्योंकि न्यूज राइटर्स जो होते हैं, न्यूज राइटअप्स जो होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, राइट? तो जब न्यूज राइटर्स जो थे, जब वो अपना कोई राइटअप देके जाते थे, या फिर जब किसी पार्टी का कोई एक इंथुसियास्टिक पर्सन उनके पास आता था अपने कोई थॉट्स लेकर के उसको प्रिंट कराने, या कोई एड अपनी पार्टी का प्रिंट कराने, एडवर्टीजमेंट, तो इस सिंगल पेपर का यूज किया जाता था प्रेस के थ्रू, ऐसा वो बोल रहे हैं। एज इफ इट वर नॉट मोर एडवांटेजियस टू मैनकाइंड टू बी इंस्ट्रक्टेड इन विजडम एंड वर्च्यू देन इन पॉलिटिक्स। और ये वो जोसेफ एडिसन जो होते हैं वो ये कहते हैं कि ये देख करके मैं, वो बोले ना कि मैं अमेज हो गया, तो वो अमेज इसीलिए हुए क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है इस चीज को देख करके कि सिर्फ न्यूज राइटअप जो हैं वो ही प्रिंट हो रहे हैं सिंगल पेपर में, और सिर्फ जो जिलॉट्स हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट या जो भी प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। ये देख के ऐसा लगता है कि जो सिंगल पेपर है उसका जो एडवांटेज है मैनकाइंड के लिए, उनको एक विजडम का रास्ता या वर्च्यू का रास्ता दिखाने के लिए, वो खत्म हो चुका है, और ये सिंगल पेपर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए बने हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम फ्रांसिस बेकन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनका जो भी उनके एसेज हैं वो हार्डली 1 से 2 पेजेस में, लेकिन वो 1 से 2 पन्ने में ही उन्होंने इतनी नॉलेज दी है, इतनी विजडम दी है, राइट। सो जोसेफ एडिसन यही कह रहे हैं यहाँ पे, एंड टू बी मेड गुड फादर्स, हस्बैंड्स, सन्स, देन काउंसलर्स एंड स्टेटमेंट्स। ओके, इसको अंडरलाइन करिए। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो विजडम और वर्च्यू के लिए वो पेपर्स अब नहीं बचे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए बचे हैं। और किसके लिए बचे हैं? गुड फादर, हस्बैंड और सन बनाने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। जैसे आपने जनरली देखा होगा, जो ट्रेन में अगर आप सफर कर रहे हो कभी, या आप चाय के नुक्कड़ के पास से गुजर रहे हो, तो आपने देखा होगा जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो बैठ करके पॉलिटिक्स पे चर्चा किया करते हैं, राइट। सो वो क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर्स पढ़ के और अपने थॉट्स, फिर जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के ही तो अपने ओपिनियंस बनाते हैं ना। लेकिन जो उसी जगह पे जो काउंसलर्स और स्टेट्समैन होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन मुद्दों पे बैठ करके घंटों बहस करें कि अब कौन सी पार्टी आनी चाहिए, अब कौन सी पार्टी नहीं आनी चाहिए। ये बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि ये लाइन आपको समझ में आए अच्छे से कि क्यों उन्होंने फादर्स, हस्बैंड, सन्स को अलग किया काउंसलर्स और स्टेट्समैन से। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि जो जिनके पास एक्चुअल में नॉलेज होता है ना, वो ये सब काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि जो सिंगल पेपर है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नॉर्मल पेपर ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो विजडम देते हैं, वो वर्च्यू देते हैं। क्लियर? हैड द फिलोसोफर्स एंड ग्रेट मैन ऑफ एंटीक्विटी को अंडरलाइन करिए, who took so much pains in order to instruct mankind and leave the world wiser and better than they found it. Okay, अब देखो वो क्या कह रहे हैं। एंटीक्विटी का मतलब समझते हैं पहले।
एंटीक्विटी का मतलब जनरली हम क्या समझते हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स, नहीं, एंटीक्विटी का मतलब होता है एंशियंट पास्ट। अब एंशियंट पास्ट में दो चीज आती है, एक तो आर्किटेक्चर आता है एंड द सेकेंड इज एंशियंट ग्रीक और रोमन का जो टाइम पीरियड था वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एज अ होल बात हो रही है, और यहाँ पे एज वर्क की बात हो रही है, लिटरेरी वर्क्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो एंटीक्विटी है वो उस चीज को डिनोट कर रहा है, वो टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है, ठीक है, पूरा पूरा जो ग्रीक और रोमन टाइम पीरियड था। तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छा हैड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो लिखा है ना, हैड द फिलोसोफर। हैड का मतलब हुआ कि वो इंट्रोगेटिव मैनर में गए हैं। वो क्या बोल रहे हैं जोसेफ एडिसन, वो कह रहे हैं अगर ऐसा है, अगर ये जो सिंगल पीस ऑफ पेपर्स को हम इतना ज्यादा इग्नोर करने लगे हैं आज के टाइम पे, अगर ऐसा है कि ये सिर्फ जिलॉट्स और न्यूज राइटर के लिए ही बने हुए हैं, तो जो फिलोसोफर्स थे और जो ग्रेट मेन थे, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हुए हैं ग्रीक और रोमन टाइम पीरियड के, जिन्होंने पेन उठाया है मैनकाइंड को ये इंस्ट्रक्ट करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, और विजडम, किसका रास्ता, विजडम और वर्च्यू की बात कर रहे हैं वो, कि मैनकाइंड को एक ह्यूमैनिटी का, विजडम का, वर्च्यू का रास्ता दिखाने के लिए जो उन्होंने इतना पेन उठाया है, और इस दुनिया को जितना वाइजर, जिस तरीके का उन्होंने पाया था जब वो आए थे, उससे ज्यादा अच्छी कंडीशन में छोड़ के गए हैं वो। तो वो अपने राइटअप्स के थ्रू तो उन्होंने किया है ना अपने थॉट्स, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया फ्रांसिस बेकन सबसे अच्छे एग्जाम्पल है, ओके। Had they, आगे वो बोलता है, had they, I say, been possessed of the art of printing, there is no question, but they would have made such an advantage of it in dealing out their lectures to public. अब वो ये कह रहे हैं कि उनके पास तो प्रिंटिंग प्रेस का एडवांटेज ही नहीं था। मैं ये कहता हूं कि अगर, जोसेफ एडिसन कह रहे हैं कि मैं ये कहता हूं कि अगर उनके पास प्रिंटिंग का ये जो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग है, अगर ये होती, अगर उनके टाइम पे ये होती, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत अच्छे से इसका एडवांटेज लेते और अपने लेक्चर्स पब्लिक में देने के लिए वो इस चीज का यूज करते, बहुत अच्छे तरीके से यूज करते। आर कॉमन प्रिंट्स वुड बी ऑफ ग्रेट यूज वर दे thus calculated to diffuse good sense through the bulk of a people, to clear up their understandings, animate their minds with virtue, dissipates the sorrow of a heavy heart, or unbend the mind from its more severe employments with innocent amusements. Okay, severe employments को underline कर लीजिए। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आर कॉमन प्रिंट्स, उन्होंने कॉमन एग्जेक्टिव का क्यों यूज किया, कॉमन एग्जेक्टिव का इसीलिए यूज किया, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि जो सिंगल पीस ऑफ राइटअप्स होते हैं उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। उस टाइम की बात हो रही है, ध्यान में रखना, आज की बात नहीं हो रही है, 18th सेंचुरी में लिखा गया है, तो 18th सेंचुरी को माइंड में रख करके सोचिएगा, ठीक है। जब मैं बोल रही हूँ उस टाइम, तो मतलब 18th सेंचुरी, तो उस टाइम पे ये इग्नोर कर दिए जाते थे। नाउ यहाँ से ये जो पॉइंट लिखा है ना इन्होंने, आर कॉमन प्रिंट्स वुड बी, यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है, एंड दैट क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या हो रहा था द स्पेक्टेटर क्लब के साथ जो उनको ये लिखने की जरूरत पड़ी, जो एडिसन को खुद ये ऐसे लिखने की जरूरत पड़ी। ऐसा क्या हो रहा था, कुछ तो हो रहा था, एंड क्या हो रहा था या कुछ हो रहा था नहीं हो रहा था, वो हो सकता है हमें आगे पता चले इसी ऐसे में, ठीक है। तो इसको मार्क करके रखिए, आगे हम देखेंगे पार्ट 3 या 4 में, कंक्लूजन में हो सकता है मे बी उन्होंने बताया, तो हम आगे देखेंगे कि इससे कुछ पता लगता है या नहीं पता लगता है कि क्या हो रहा था ऐसा, क्योंकि आर कॉमन प्रिंट्स वो ऐसे नहीं लिखेंगे, नॉर्मली नहीं लिखेंगे अगर सब चीज सही चल रही होगी तो, राइट। और इतना ज्यादा जो उन्होंने कंपैरिजन किया है वो भी वो नहीं करेंगे, वो नॉर्मली सिर्फ लिखते चले जाएंगे एडवांटेज एक नॉर्मल मैनर में, क्लियर। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो फिर ये जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं और अभी एक कॉमन सा पेपर बुला रहे हैं ना, ये क्या होगा फिर, ये एक बहुत अच्छे यूज में आएगा, किस चीज के लिए, टू कैलकुलेट दस कैलकुलेटेड टू डिफ्यूज। फिर वो कैलकुलेटेड का मतलब है कि काउंट करना, ठीक है। उनको जो कॉमन पेपर्स हैं आज के टाइम पे, इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, उनको वो कैलकुलेट करेंगे, उनको वो अकाउंट करेंगे, काउंट करेंगे, किस चीज में, टू डिफ्यूज गुड सेंस थ्रू द बल्क ऑफ पीपल, यानी जो एक लोगों का जो पूरा बल्क है,
जो रीडर्स का एक ग्रुप है उसको वो गुड सेंस देंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। एनिमेट देयर माइंड विथ वर्च्यू, उनके माइंड में वर्च्यू आएगा, और जो उनका हेवी हार्ट है ना वो सौरों से कम होगा, थोड़ा उसका सौरों से बाहर निकलेगा। और अनबेंड द माइंड फ्रॉम इट्स मोर सीवियर एम्प्लॉयमेंट विथ इनोसेंट अम्यूजमेंट। सीवियर एम्प्लॉयमेंट यानी उनका दिमाग जो हर समय किसी न किसी चीज पे लगा रहता है, किसी न किसी ऐसी चीज पे लगा रहता है जो वर्थलेस है उनके लिए, उससे हटके वो एक इनोसेंट अम्यूजमेंट में जाएगा, ठीक है, उसको एक रिलैक्सेशन मिलेगा। क्लियर? व्हेन नॉलेज instead of being bound up in books and kept in libraries and retirements is thus obtruded upon the public, when it is canvassed in every assembly and exposed upon every table, I cannot forbear reflecting upon that passage in the Proverbs। और आगे Proverbs है जिसको मैं अभी बाद में पढ़ूंगी, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर नॉलेज को किसी एक बड़ी सी किताब में बंद करने के बजाय, लाइब्रेरीज में रखने के बजाय और रिटायरमेंट में रखने के बजाय, देयर आर, यहाँ पे रिटायरमेंट से क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है ना रिटायरमेंट्स, तो रिटायरमेंट से क्या मतलब होता है? रिटायरमेंट से ये मतलब होता है देयर आर सम नॉलेज जो इंसान एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद देता है। जैसे रिटायरमेंट कब होता है? रिटायरमेंट जो है वो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जो फिक्स होता है, उसके बाद कोई इंसान रिटायर होता है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि जो जैसे अभी नॉर्मल सा एग्जांपल लें हम, बैड टच और गुड टच, ये अब प्रेजेंट टाइम में 21st सेंचुरी में ये हुआ है कि नहीं, बैड टच और गुड टच जो है वो लड़कियों को बहुत छोटे से सिखाना चाहिए, वो बड़े होकर के नहीं सिखाना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम 21st सेंचुरी से जस्ट थोड़ा सा पहले चले जाएं, या हम 19 में ही चले जाएं, चलो 21st सेंचुरी की बात करते हैं, 19 के इयर्स में चले जाएं, उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि बच्चों को एकदम छोटे से सिखाओ कि गुड टच और बैड टच क्या है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, राइट। तो ये क्या था उस टाइम पे? ये था कि एक एज में जब लड़का आ जाएगा, एक एज में जब बच्चा आ जाएगा, आई वुड से, तब हम उसको ये चीज सिखाएंगे कि गुड टच और बैड टच क्या है। तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, यहाँ पे रिटायरमेंट उसी चीज को बोला गया है। तो यहाँ पे यही वो कह रहे हैं कि नॉलेज अगर एक बुक में या कहीं लाइब्रेरी में या रिटायरमेंट्स, यानी एक सर्टेन, हम बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर नॉलेज हम एक सर्टेन टाइम बाद देंगे, वो चीज ना करके इज दस ऑब्ट्रूडेड। ऑब्ट्रूडेड का मतलब होता है बिकम नोटिसेबल इन एन अनवेलकम वे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो नॉलेज अगर हम पब्लिक को देते रहे थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में, ठीक है, कि वो प्रिपेयर ना हो, जैसे कोई बुक लेने जा रहा है तो मेंटली प्रिपेयर होके जा रहा है ना कि हाँ हम आज ये बुक खरीदेंगे, बट क्या हो कि अगर उसको वो बुक उसके घर पे ही मिल जाए उसके जाने से पहले, और साथ में एक और बुक मिल जाए, 2 बुक मिल जाए, तो दैट विल बी अपट्रूडेड नॉलेज फॉर हिम ना, अपट्रूडेड बुक फॉर हर और हिम ना। तो वही चीज है यहाँ पे, अपट्रूडेड का मतलब समझ में आया? तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उसको, उस नॉलेज को पब्लिक को देते रहें अगर टाइम टू टाइम। अगेन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है, एक्सेप्शंस हैं। अब ये मत कमेंट बॉक्स में डालने लगा कि मैम रिप्रोडक्शन तो हम 10th में ही पढ़ेंगे, या हम हार्ट के बारे में तो 10th में ही पढ़ते हैं, वो तो एक कॉमन सेंस है ना, तो एक्सेप्शंस तो हर जगह होता है फिर। क्लियर? व्हेन इट इज कैनवस्ड इन एवरी असेंबली, नाउ असेंबली से यहाँ पे क्या मतलब है? उस टाइम पे एज आई टोल्ड यू, जो भी चर्चा होती थी या जो भी गैदरिंग्स होती थी वो जनरली या तो घरों में होती थी, मतलब जो बड़े हाउसेस है जैसे एडिसन के घर में होती थे कभी कभी मीटिंग्स, ठीक है, या फिर कहाँ होती थी? कॉफी हाउस में होती थी। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जब भी कॉफी हाउस में असेंबली हो, लोग गैदर हो, या किसी के घर में लोग गैदर हो, और वहां पे अगर हम इसको कैनवस करें, अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कर दें, एंड एक्सपोज अपॉन एवरी टेबल, और हर टेबल पे कुछ ना कुछ ऐसा राइटअप रखा हो पढ़ने वाला जो कि एक सिंगल पेपर में हो, आई कैन नॉट फोरबेयर रिफ्लेक्टिंग अपॉन दैट पैसेज। तो मैं वो पैसेज, फिर वो उनको वो प्रोवर्ब याद आता है, ठीक है, वो प्रोवर्ब का वो पैसेज याद आता है जो उन्होंने कभी पढ़ा होता है, और वो ये कहते हैं कि फिर वो पैसेज सही हो जाएगा, ठीक है। अब वो प्रोवर्ब क्या है? लेट्स सी। द प्रोवर्ब इज विजडम creeth without,
she uttereth her voice in the streets, she crieth in the chief place of concourse, in the openings of the gates. In the city she uttereth her words, saying, how long, ye simple ones, will ye love simplicity? And thus scorners delight in their scornings, and fools hate knowledge. Okay, so ये proverb basically ये है proverb 1 chapter 20 to 23. ठीक है, ये बाइबल का proverb number 1 है chapter 20 to 23. And one more thing, ये प्रॉपर लैटिन में नहीं लिखा हुआ है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन है जो कि 1901 में आया था. क्लियर? अब मैं बता देती हूँ, अगर आप इसकी एक्चुअल मीनिंग आपको देखनी है बाइबल की पर्सपेक्टिव से तो वो याद दिख रही होगी आपको, ये है उसकी एक्चुअल मीनिंग. बट यहाँ पे ये प्रोवर्ब से वो क्या कहना चाह रहे हैं, एडिसन वो ये कहना चाह रहे हैं कि फिर क्या होगा, जो विजडम होगी, जो नॉलेज होगी, वो हर स्ट्रीट पे, हर जगह, हर गेट पे होगी. वो घूमेगी रोड पे कि कोई उसे ग्रैब करे, राइट. एंड जो यहाँ पे लिखा है ना कि एंड द स्क्रॉनर्स डिलाइट इन देयर स्क्रॉनिंग्स एंड फूल्स हेट नॉलेज. तो जब ऐसा होगा तो कब तक इंसान नॉलेज से दूर भागेगा, कब तक दूर भागोगे आप? एक सर्टेन टाइम के बाद तो आप इंटरेस्टिंग हो ही जाओगे ना उस चीज में. जैसे लेट मी टेल यू एन एग्जांपल, मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मतलब इनफैक्ट मुझे ये नहीं पता होता था कि प्रेजेंट सिनेरियो में चल क्या रहा है पॉलिटिक्स में. बट व्हेन आई केम इनटू ग्रेजुएशन, जब मैं ग्रेजुएशन में आई और जब बीए सेकेंड ईयर बीता मेरा, तो बीए सेकेंड ईयर के लास्ट से मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा पॉलिटिक्स में. तो ये क्या है कि मैं कब तक पॉलिटिक्स को इग्नोर करती, बिकॉज वो भी जरूरी है पता होना ना हमारे लिए. तो एक सर्टेन टाइम बाद वो जो पर्सन है जो नॉलेज को हेट कर रहा है, जो ऐसे टहल रहा है, इधर उधर बकवास कर रहा है, वो भी एक सर्टेन टाइम बाद लीन ऑन हो जाएगा उसकी तरफ, अगर उसको हर टेबल पे कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा तो एक पॉजिटिव मैनर में. क्लियर? तो वो यहाँ से यही कहना चाह रहे हैं इस प्रोवर्ब को मेंशन करके. क्लियर? तो ये था हमारा पार्ट 2. आगे का हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे एंड वी विल सी कि वहां पे वो क्या बोलते हैं. क्लियर? ओके, वो मैं आपको पार्ट 3 में ही बताऊंगी कि पार्ट 3 हमारा किस चीज के बारे में होने वाला है. क्लियर? ओके, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल.